नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम सिलेबस के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से। यही टॉपिक हमने क्यों चूज किया? क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आजादी के बाद पिछले 70 सालों में क्या कुछ घटित हुआ है, 1965 का वार, 1971 का वार, चाइना वार, ये सारे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से यूपीएससी में पूछे जाते हैं। 2-3 स्लाइड्स के बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अभी तक कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आप अपनी नॉलेज से रिलेट भी कर सकते हो, काफी कुछ नॉलेज आपको ऑलरेडी है इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ, तो अपनी नॉलेज से इस डिस्कशन को आप आसानी से रिलेट भी कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, जो भी टाइम टेबल प्लानिंग आपने करके रखी है, आप उसी के अनुसार आगे बढ़िए। और जो कुछ मैंने सोचा है, क्योंकि मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करना चाहता मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये कवर करने वाले हैं, फिर बाद में आप अपना शेड्यूल चेंज कर लो। इसलिए मैं पहले से बताता हूं, जो भी आपका शेड्यूल है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, कोचिंग आप लेना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, करिए। मेरे पे आप डिपेंड मत रहना। और दूसरा, बिल्कुल देखिए, आपके तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। आप एक नोटबुक हमेशा साथ में रखिए जब भी हम डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कीवर्ड के रूप में नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, तभी आपको फायदा होगा। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं जो पूछे गए हैं पास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टॉपिक से। भूदान मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था, काफी सिंपल क्वेश्चन आया था। विनोबा भावे के द्वारा यह मूवमेंट चलाई गई थी। सुएज क्राइसिस के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था। सुएज क्राइसिस के बारे में आपने सुना भी होगा, वैसे हम डिस्कस करेंगे। सुएज क्राइसिस इजिप्ट के अंदर में हुई थी। जो सुएज कैनल, सुएज नहर वहां से निकलती है, उसको नेशनलाइज कर लिया गया था। तो बाद में इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस की फोर्सेस एक साथ जुट गई थी और इस इजिप्ट के इस फैसले के खिलाफ में नसीर उस समय में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। तो सुएज क्राइसिस के ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके ऊपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ताशकंद एग्रीमेंट, 1970 वार। देखिए, ये जो तो एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज हमें चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। वैसे तो देखिए सिलेबस काफी ज्यादा है, बीच में पॉलिटिक्स भी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो पढ़ने लायक नहीं है। तो टॉपिक वाइज चलेंगे तो वो हमें आसानी रहेगी, जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरा, देखिए वैसे तो सिलेबस काफी आसान है, लेकिन हम अपना आंसर्स कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं और क्वेश्चन की डिमांड को किस प्रकार से फुलफिल करते हैं, वो चीज मैटर करती है। नॉलेज मैटर नहीं करती, कैसे हम अपना आंसर लिखते हैं वो चीज मैटर करती है, और उसी से मिलते हैं मार्क्स, उसी से होता है सिलेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चंस आए तो किस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जब भी आप हिस्ट्री में कोई आंसर दो तो 3 चीजों का आप ख्याल रखिएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा जिस भी चीज पे क्वेश्चन आया है। मान लीजिए 1971 वार पे क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस थी, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से 1971 का वार हुआ। सबसे पहले आप ये बताओगे। अब इसको भी आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रीजन्स, शॉर्ट टर्म रीजन्स। लॉन्ग टर्म रीजन्स में तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, पहले से इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है और बांग्लादेश में काफी एक प्रकार से असंतोष पैदा हो गया था, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। शॉर्ट टर्म रीजन्स में वो चीजें आप बताओगे, इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली क्या चीज हुई कि 1971 में एकदम से वार स्टार्ट हो गया 1971 का। तो समझ गए? तो सबसे पहले आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस थी जिसकी वजह से कोई भी इवेंट हुआ, चाहे वो 1965 का वार हो, 1971 का वार हो, कारगिल हो, कुछ भी हो। दूसरा, आपको आंसर में लिखना है उसके इवेंट के दौरान में क्या हुआ, जैसे 1971 के वार में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हमारी फोर्सेस वहां पे गई, या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स किस प्रकार से शेप लिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे देश पे बोझ पड़ रहा था रेफ्यूजीज का, वो सब चीजें आप बताओगे। और सबसे लास्ट में क्या कंसिक्वेंसेस निकले उस इवेंट के। अब इस केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया है 1971 वार का, तो 1971 वार के बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, किन सर्कमस्टांसिस की वजह से वो इवेंट हुआ, इवेंट के दौरान क्या हुआ, और इवेंट के बाद में क्या कंसिक्वेंसेस निकले उस इवेंट के। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इवन आजादी से पहले ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई थी। 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थीं, उनको किस प्रकार से इंडिया में शामिल किया जाए। तो कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने रोल निभाया इस पूरी इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रोल रहा पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके बाद वीपी मेनन का भी अहम योगदान रहा, और कुछ एफर्ट्स, इनडायरेक्टली एफर्ट्स लॉर्ड माउंटबेटन ने भी लगाए। तो इन प्लेयर्स का रोल रहा, और जिसकी वजह से पूरे 562 रियासतों को इंडिया में इंटीग्रेट किया जा सका। एरिया की बात करें तो
इवन 40% जो एरिया है वो उस समय प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में आता था। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जो कैपेबल थे, अपने आप में अलग देश बनने के लायक वो थे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो आज का जो केरला है, ट्रावनकोर जो है, कोस्टल स्टेट है, इकोनॉमी भी काफी अच्छी थी। तो एक प्रकार से अगर वहां पे लड़ाई चलती तो दिक्कत पैदा हो जाती और अलग से वो स्टेट बन सकते थे। ब्रिटिशर का स्टैंड तो ये रहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर से कि ब्रिटिशर अभी भी उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन ब्रिटेन ने साफ साफ कहा कि देखिए जो पैरामाउंसी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। आजादी से पहले यानी 1947 से पहले ये ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर में आते थे, यानी ब्रिटिशर्स के ऊपर में जिम्मेदारी थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनकी रक्षा करेंगे, कोई भी चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो या फिर एक्सटर्नल थ्रेट हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ कर दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में अब हमारा कोई भी रोल नहीं रहेगा, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड था? कांग्रेस तो देखिए हमेशा से कहती थी जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में जो लोग रहते हैं, हमेशा से उनका कहना था कि वो इंडिया का ही पार्ट है। इवन जो क्विट इंडिया मूवमेंट चली, वो पैरेलल मूवमेंट चली, वो प्रिंसली स्टेट्स के लोगों द्वारा भी चलाई गई थी और देश के दूसरे हिस्सों में भी चलाई गई थी। तो और भी काफी सारी उनकी मांगों को लेके हरिपुर सेशन में उनकी मांगे उठाई गई। तो कांग्रेस का स्टैंड तो हमेशा से यही था कि प्रिंसली जो स्टेट्स हैं वो भारत का एक अभिन्न अंग हैं। जिन्ना का क्या स्टैंड था उस समय में? मोहम्मद अली जिन्ना का यह स्टैंड था कि देखिए अगर वो प्रिंसली स्टेट्स अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं। तो उनका स्टैंड जो था वो इंटीग्रेशन के खिलाफ में था। और लोग क्या चाहते थे? देखिए लोग तो यही चाहते थे वो भारत में शामिल हो जाएं, क्योंकि जो प्रिंस थे उस समय के जो राजा थे वो लोगों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। डेमोक्रेटिक राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे, इकोनॉमिक राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे। तो लोग तो चाहते थे कि हम प्रिंसली स्टेट से आजाद हो जाएं और भारत का पार्ट बन जाएं। इसीलिए प्रजामंडल्स की भी स्थापना की गई थी। प्रजामंडल्स यानी ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस की मांगे ये थी, वो मांग कर रहे थे ना सिर्फ जो राजा थे, किंग्स थे उनसे, बल्कि ब्रिटिशर्स से भी कि आप हमें डेमोक्रेटिक राइट्स दीजिए ताकि हम अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी इस टॉपिक के बारे में। तो कैसे पूरी इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो देखिए कुछ स्टेट्स जैसे कि बीकानेर, वो अपने आप से भारत के अंदर में शामिल हो गए। कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीकानेर जैसे जो स्टेट्स थे उन्होंने खुद ही प्रयास किया कि वो भारत के अंदर में शामिल हो जाएं, वॉलंटरी वो भारत का एक पार्ट बन गए। तो ऐसे स्टेट्स ने इस प्रकार के डिसीजन क्यों लिए? क्योंकि देखिए आप सोच के देखिए, कोई राजा चाहेगा कि अभी तो किसी जगह पे मेरा पूरा राज है, बाद में मैं भारत के अंदर में शामिल हो जाऊं तो मेरी उतनी नहीं चलेगी जितनी पहले चलती थी, जब जो मेरा रीजन है वो अलग से मेरे गाइडेंस में काम कर रहा था, मैं उसका राजा था। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि देखिए बीकानेर जैसे जो स्टेट्स थे ना वो पाकिस्तान के साथ लगते स्टेट्स हैं और पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, और जबकि बीकानेर जैसे स्टेट्स में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो इस प्रकार की जो हॉस्टिलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लगता था कि अगर इंडिया में शामिल हो जाएंगे तो हम सिक्योर रहेंगे। और इसके अलावा पटेल ने काफी सारी लंच पार्टीज भी दी थी, काफी सारी एश्योरेंस उनको दी गई थी। तो ऐसे स्टेट्स, बीकानेर जैसे कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने वॉलंटरी पहले स्टेप में ही भारत का वो पार्ट बन गए, कुछ भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा स्टेप क्या उठाया? कुछ उसके बाद में देखिए कुछ ही स्टेट ने भारत के अंदर में शामिल होने की घोषणा करी, लेकिन उसके बाद में और ज्यादा स्टेट्स के इंटीग्रेशन के लिए एक स्टेट डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। समझ गए? यानी पहला स्टेप तो यह था कि अपने आप कुछ स्टेट शामिल हो गए, उसके बाद में बाकी जो स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक स्टेट डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिश किया गया था। तो बाद में सरकार ने, यानी जो स्टेट डिपार्टमेंट था, इसने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए। परसुएशन, प्रेशर, थ्रेट। परसुएशन कैसे? अब देखिए जो बाकी बचे हुए स्टेट्स थे उनको कहा कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? इसमें देखिए कहा गया, जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी पटेल, वीपी मेनन ने उन स्टेट्स को कहा कि आपके सिर्फ 3 राइट्स हमारे पास में रहेंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब हमारे पास में रहेंगे, कम्युनिकेशन, बाकी सभी चीजों में आपके राज्य में आपकी चलेगी, और एटोनमी में हम यानी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके राज्य के अंदर में। तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो शुरू में तो लालच दिया गया था, बाद में हालांकि उनको इंटीग्रेट कर लिया गया था बुरी तरह से। समझ गए? शुरू में तो उनको यूं ही कहा गया था कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप साइन कर रहे हो, लेकिन पटेल और ये थे काफी क्लेवर थे, इनकी वजह से आज हम सब एक हैं। तो बाद में जो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पीछे छोड़ के पूरी तरह से इनको इंटीग्रेट कर लिया गया था। और कुछ स्टेट्स पे प्रेशराइज भी इनको कहा गया, इनको डर दिखाया गया इनको कि अगर आप इंडिया में शामिल नहीं होते हो कि आपके जो रीजन है, आपका जो किंगडम है, वहां पे लोगों द्वारा एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलने वाली है और फिर बाद में हम आपकी सहायता नहीं कर सकें, आपका राज नहीं बचेगा। तो इस प्रेशर की वजह से कुछ स्टेट्स ने बाद में इंडिया में शामिल होने की घोषणा कर दी।
और बाद में कुछ स्टेटमेंट्स माउंटबेटन के द्वारा भी दिलवाई गई थी। माउंटबेटन ने इनडायरेक्टली कहा था उन स्टेट्स को, देखिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्रिटिशर आपकी रक्षा करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी शामिल हो जाओगे तो आप अपनी टर्म्स पे शामिल हो सकते हो, लेकिन आप बाद में शामिल होगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनने के बाद में तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। अभी तो काफी फायदा आपको होगा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स इंडिया में इंटीग्रेट हो गए थे, सिर्फ 6 स्टेट्स को छोड़ के। कौन कौन से 6 स्टेट्स बचे थे ये देख लेते हैं। 6 स्टेट बच गए थे। पहला ट्रावनकोर, दूसरा भोपाल, तीसरा जोधपुर, चौथा जूनागढ़, पांचवा हैदराबाद और छठा जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से 3 स्टेट्स ट्रावनकोर, भोपाल, जोधपुर, इनको आजादी मिलने से पहले ही इंडिया में शामिल कर लिया गया था। और बचे हुए 3 स्टेट्स जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, इनको आजादी मिलने के बाद में इंडिया में शामिल किया गया था। तो अलग अलग कहानियां हैं। अगले लेक्चर में हम उन कहानियों के बारे में, जो भी इवेंट्स हुई, किस प्रकार से इनको इंडिया के अंदर में शामिल करवाया गया, अगले लेक्चर में हम उन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।